सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं आपसे, अभी अप्रैल 2024 में भारत और किस देश के बीच में डस्ट लीग 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लीग एक्सरसाइज 2024। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है ये। अभी 15 से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक हुआ और इस बार इसका कौन सा संस्करण एडिशन है? तो 5वां संस्करण है। कहां पे हुआ? उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में हुआ। इसका जो लास्ट एडिशन है 4थे नंबर का वो 2023 में हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। जो इसका पहला संस्करण है वो 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में ही। अब ये एक्सरसाइज हमने किया उज्बेकिस्तान के साथ में। तो मैप में देखो पहले आप, ये रहा उज्बेकिस्तान। कैपिटल इसकी ताशकंद होती है, करेंसी है सोम और प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। अब आपको बताया मैं आपको क्या कराऊंगा। अब हम 2024 में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो देखो इस साल की सबसे पहली एक्सरसाइज हुई थी डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज। भारत और यूएई के बीच में हुआ था ये, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज हुआ था भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में, चेन्नई में हुआ। अयुत्या एक्सरसाइज ये पहली बार हुआ, पहला संस्करण था, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार ये दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज 11वां संस्करण हुआ इस बार, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो ने इसका आयोजन किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक एक्सरसाइज पहला संस्करण था, पहली बार हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच में। कहां? राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में हुआ ये। दोस्ती एक्सरसाइज इस बार 16वां संस्करण हुआ, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में। कहां पे? मालदीव में। एक समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज पड़ा था, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तट रक्षक बलों के बीच में हुआ, ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में हुआ। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज इसमें 16 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत भी एक था। भारत के आईएनएस तीर नाम के जहाज ने हिस्सा लिया था। कहां पे? पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में। फिर एक सेशेल्स के साथ भारत ने एक्सरसाइज किया था अलग से, लिमिट ये एक्सरसाइज उसका नाम है। कहां पे? सेशेल्स में ही। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ। एक गगन शक्ति एक्सरसाइज आपने पढ़ा था, इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया इसका। 10 दिवसीय मेगा एक्सरसाइज था ये, भारत के कई स्थानों पे इसका आयोजन हुआ था। एक धर्मागार्जन भी याद रखना, ये भी इसी साल हुआ था, भारत और जापान के बीच में। कहां पे? राजस्थान में। तो ये 2024 के अभी तक इतने एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं, सकते हो 3 महीने हुए हैं बस 2024 को, जनवरी फरवरी मार्च, और इतने एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। आगे और भी दिनों में और भी एक्सरसाइज होंगे, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो नए एक्सरसाइज भी ध्यान रखने और पुराने जो पढ़ चुके हैं वो भी याद रखने होंगे। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि जब भी हम नया एक्सरसाइज पढ़ें, स्टार्टिंग से मैं आपको सारे रिवाइज करा दूं, क्योंकि देखो ज्यादातर एग्जाम में या तो किसी के 6 महीने का आता है, किसी के 1 साल का मान के चलो। तो मैं यही लेके चलूंगा कि आपके एग्जाम में पिछले 1 साल का आ रहा है, और मैं आपको जनवरी के स्टार्टिंग से ही आपको हमेशा रिवाइज कराऊंगा, कोई भी पॉइंट अगर रिवाइज करवा रहा हूं तो, ताकि नया जब भी कोई प्रश्न पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड पुराने सारे प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा, रिपीट कराता रहूंगा, ताकि पीछे वाले भी आप प्रश्न भूलने में नहीं दूंगा। बस जब नया प्रश्न आ रहा है उस टाइम आप ध्यान से समझ लेना। और ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रेगुलर रहेंगे। क्लासेस आपको रेगुलर रखनी है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कोई त्योहार हो, आपको आपकी क्लास रेगुलर रहनी, आपको आपकी क्लास रेगुलर लेनी है। जब एग्जाम पास हो जाएगा, जॉब लग जाओगे, तो खूब संडे मनाना, खूब त्योहार मनाना। उसके पहले कोई संडे नहीं है हमारा, कोई त्योहार नहीं है हमारा। हर दिन हर त्योहार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और उसका इस्तेमाल हमें करना है, उसको एंजॉय नहीं करना। अभी एंजॉयमेंट सारा बात के लिए संभाल के रखो। तो ये याद रहेंगे ना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रैक और फील्ड एथलीटों को विश्व एथलेटिक्स के द्वारा कितना नगद पुरस्कार दिया जाएगा? तो आंसर होगा $50,000। अब देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अभी तक आपको पता होगा, अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतता है, वो गोल्ड मेडल अगर जीतता है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति उसे कोई भी नगद पुरस्कार नहीं देती है। हालांकि वो खिलाड़ी जिस देश का होगा, जिस राज्य का होगा, वहां पे उसे प्रोत्साहन के रूप में नगद पुरस्कार दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ राज्य हैं वो नगद पुरस्कार देते हैं, केंद्र सरकार भी देती है। वैसे मैंने लिस्ट लगा दी है, आप देख सकते हो कौन कौन सा राज्य कितने पुरस्कार देता है राशि के रूप में। पर अगर हम प्रश्न की अब बात करें तो अब क्या हो गया है,
अब वर्ल्ड एथलेटिक्स ने कहा कि वे पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड जीतने वाले एथलीटों को पुरस्कार राशि देगा। तो इस प्रकार ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक में पुरस्कार देने वाला पहला खेल बन गया है। और कितनी राशि दी जाएगी? तो $50,000 हर गोल्ड मेडलिस्ट को दिया जाएगा। अभी केवल गोल्ड मेडलिस्ट को दिया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा कि अगली बार से, यानी कि योजना बना रहे हैं कि 2028 के जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होंगे वहां से हम सिल्वर और ब्रोंज वालों को भी पुरस्कार राशि देंगे, लेकिन अभी केवल गोल्ड मेडलिस्ट को ही दिया जाएगा। अच्छा, अभी जो पेरिस ओलंपिक होंगे ये समर ओलंपिक है 33rd नंबर के। कब से कब तक हो रहे? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक। इसमें 2-3 पॉइंट आप याद रखना, ये हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे कि इसमें उद्घाटन समारोह में हमारे फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन है? शरद कमल है, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। और इसमें किसे भारत से मिसाल वाहक चुना गया था? तो अभिनव बिंद्रा को, इनका संबंध शूटिंग से है। अभी आपको याद है पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा बिल्किस मीर बनी थी। ये जम्मू कश्मीर से आती है और इनका संबंध किस खेल से है? कयाकिंग और कैनोइंग। और पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। और अगले वाले जो समर ओलंपिक होंगे वो 2028 में होंगे, लॉस एंजल्स में होंगे और उसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स की भी हम बात करते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1912 में। हेडक्वार्टर मोनाको में मिलेगा आपको और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किसने लॉन्च की है? तो आंसर होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा को शुरू किया है जिसका नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होगा? मान लो अगर आपके पास बैंक जाने का, एटीएम जाने का टाइम नहीं है तो आप इस सर्विस का इस्तेमाल करके अपने घर पर ही पैसे प्राप्त कर सकते हो। आपको घर पर ही पैसे देने आ जाएंगे। अब ये काम कैसे करेगा? तो इस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में जाकर के आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा और आपका जो आधार है वो बैंक से लिंक होना चाहिए। फिर जितना पैसा आपको चाहिए वो वहां पे लिख दो, आपका आधार नंबर वगैरह डाल दो, आपको एसएमएस अलर्ट वगैरह, पिन वगैरह आएंगे। वो सब भरने के बाद डाक के जरिए आपको आपका पैसा आपके घर पर ही मिल जाएगा। इसमें पैसे निकालने की लिमिट भी है, 10,000 रुपए आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको कहीं जाना नहीं है, बैंक वगैरह, एटीएम वगैरह जाना नहीं है, पैसा आपको आपके घर पर ही मिल जाएगा। तो ये है ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा जिसको शुरू किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ये प्रश्न था और इसका उत्तर आपको याद रखना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 2018 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अब यहाँ पे एटीएम से संबंधित ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे अलग अलग समय में। यहाँ पे एक साथ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको चीजें कोरिलेट करके, लिंक करके याद रखने में आसानी हो। जैसे कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे खुला था? गुरुग्राम में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे खुला था? हैदराबाद में। किस बैंक ने देश का पहला 13वां एटीएम खोला था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। कहां पे? जम्मू कश्मीर के डल झील में। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन लेकर के आया? हिताची पेमेंट सर्विसेज। इसमें बिना एटीएम कार्ड के ही आप पैसे निकाल पाओगे, स्कैन करना होगा और इस तरह से यूपीआई वगैरह के माध्यम से एटीएम से पैसे निकल जाएंगे। तो एटीएम से संबंधित ये सारे प्रश्न एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिए, आपको ये याद रहेंगे इस प्रकार। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइस, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो यारो। ऐसे आप भूल जाते हो तो मैं याद दिलाता हूं, तब तो कर दिया करो। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हमारा रहेगा 7,000 लाइक का। इंतजार है मुझे उन 7,000 स्टूडेंट्स का जिन्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगे। और प्लीज सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। अगर आपको कोई स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं और जगह अगर आप इसे शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर जरूर करना। देखो मुझे पता है जब कॉमेडी वाली चीज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है या आप कुछ पाते हो यूट्यूब वगैरह पे, आपको स्क्रॉल करते करते मिल जाती है कोई मूवी, कोई सॉन्ग, कोई कॉमेडी, कुछ क्लिप, तो आप अपने दोस्तों के साथ में सब जगह उसे फैला देते हो। और जब बात आती है कुछ एजुकेशनल कंटेंट की जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो सकता है और वो कंटेंट भी अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप पीछे क्यों हट जाते हो? भलाई के मामले में पीछे नहीं हटना है, ये आप मानते हो, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर पीछे हट जाते हो। तो आज आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। कर भला सो हो भला। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम है मंटा रे, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने एक ऐसा मानव रहित ड्रोन बनाया है जो समंदर में वहां भी जा सकता है जहां तक इंसान नहीं जा सकता। ये लंबे समय तक समुद्र में रहते हुए
खोजबीन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है या जासूसी भी कर सकता है। भविष्य में इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर भी किया जा सकेगा। इसका नाम रखा है मंटा रे। मंटा रे एक विशालकाय समुद्री मछली है और उसी के नाम पे इसका डिजाइन और इसका नाम रखा गया है। तो क्या है ये? तो आप कह सकते हो ये अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल है। भाई जो हवा में ड्रोन उड़ता है उसे आप यूएवी कहते हो, अनमेन्ड एयर व्हीकल। तो ये पानी के नीचे है तो हमने क्या कहा? अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल है। तो इसका नाम याद रखना मंटा रे है। किसने बनाया? अमेरिका ने। अच्छा, आपको याद है अभी भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये कौन सी है? कोलकाता मेट्रो है, जो कि हुगली के नीचे चल रही है, हुगली नदी के नीचे। पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए एक वाहन हमने तैयार किया था, उसका नाम क्या है? निराक्षी उसका नाम है, याद रख। ड्रोन से आपको याद आएगा भारतीय नौसेना को पहला भारत निर्मित लंबी क्षमता वाला दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन मिला है। इसे किसने बनाया? अडानी डिफेंस कंपनी ने। और पूछूं किस आईआईटी ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया था? तो आईआईटी जम्मू ने। उसके अलावा आपको याद होगा गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया था, उसका नाम बता सकते हो? नाम है त्रिशूल। और अभी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। और भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, जिसका नाम है इंद्रजाल। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पे खुलेगा? तमिलनाडु में। और बताओ भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? तो आंसर होगा चेन्नई में। और बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो आंसर होगा वरुण का। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा भारत। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इजराइल। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। तो ये ड्रोन से संबंधित सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे एक साथ आपको रिवाइज करा है, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व पार्किंसन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। तो हर साल दुनिया भर में 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता फैलाना। तो पार्किंसन डिजीज ये एक बीमारी है, मतलब आप कह सकते हो कि ये आपके मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक डिसऑर्डर है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति के हाथ, सिर या शरीर के कुछ भाग खुद ही हिलने लगते हैं। तो याद रखना है वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक जो हमने मनाए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, और 6 अप्रैल को ही नेशनल लाइब्रेरी डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, और 10 अप्रैल को भी वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और 11 अप्रैल को ये विश्व पार्किंसन दिवस, और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया था। तो ये अप्रैल के डेज हो गए इंपॉर्टेंट सारे जो हमने पढ़े अभी तक, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंगमार डी वोस को। तो एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना होती है 1983 में। मुख्यालय मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और अभी इसके हेड बने हैं इंगमार डी वोस। ये बेल्जियम के रहने वाले हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। बाकी देखो ये ऑप्शन के नाम बड़े इंपॉर्टेंट लिए मैंने। नवाब सलाम का नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनमें। एक तो याद रखना ये लेबनान से हैं और अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये नए अध्यक्ष बने थे। तो देखा नाम कितना इंपॉर्टेंट है। नादिया कैल्विनो की बात करेंगे, अभी यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनी थी। मिशेल टेलाग्रैंड अभी 2024 में एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वो इनको मिला था। मिशेल टेलाग्रैंड इनका नाम है। अच्छा, अगर मैं पूछूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 में। इसीलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। हेड है थॉमस बाक। पहला ओलंपिक कब और कहां पे खेला गया था पूछेंगे तो 1896 में ग्रीस एथेंस में खेला गया था। और अभी 33वां समर ओलंपिक होगा पेरिस में। उसके बाद 2028 में होगा 34 नंबर का लॉस एंजल्स में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो आंसर होगा इजराइल ने। अच्छा, मैंने आपको कई बार ये तो बताया ना आयरन डोम के बारे में।
इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम पद्धति। मतलब अगर दुश्मन की कोई मिसाइल, कोई ड्रोन या कुछ भी अगर हवा से आ रहा है तो ये उसे हवा में ही नस्ते नाबूद कर देगा, तबाह कर देगा। पर अभी इजराइल ने पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ये कुछ अलग नहीं है, बस आयरन डोम का ही नौसैनिक संस्करण है, नेवल संस्करण है। मतलब जहाज में इसको फिट कर दिया तो ये बन गया सी डोम, बस इतनी सी बात है। तो समुद्र में रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आयरन डोम इसको जमीन में इस्तेमाल किया गया, मतलब जमीन से इसको फायर करते हैं। सी डोम को हम जहाज से फायर करेंगे, काम तो इसका वही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि भारत को किस देश में निर्मित 24 इग्ला एस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं मैन पैड्स, इसकी पहली खेप प्राप्त हुई थी? अभी पहला कंसाइनमेंट मिला था, तो आंसर होगा रशिया से। आप जानते हो भारत में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है समर, और बहुत कम दूरी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है वसारोद। और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थाड, और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को हम कहते हैं S-400 या ट्रायम्फ भी उसे बोलते हैं। देखो, इजराइल की हम बात करें तो कैपिटल कही जाती है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, उसका नाम बीबी है। आपको याद होगा भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम है ऑपरेशन अजय। और आप देख सकते हो इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है, तो मेडिटेरियन सी। और अभी मेड इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया, तो आंसर होगा इजराइल ने। यहाँ पर अब्र मिसाइल का निर्माण होगा। ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अप्रैल 2024 में 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहां पे किया जा रहा है, तो आंसर होगा किर्गिस्तान। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कब से कब तक? 11 से लेकर 16 अप्रैल 2024 तक। इस बार ये इसका 20वां संस्करण है। और कहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है? किर्गिस्तान के कैपिटल बिश्केक में। अब इसमें भारत का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, ये जब चैंपियनशिप पूरी हो जाएगी मैं आपको सारे बता दूंगा पॉइंट्स। कितने मेडल हमने जीते, मेडल टैली में हमारी क्या रैंकिंग रही, टॉप पे कौन रहा, सब कुछ। और मैं आपको बता दूं, इससे पिछला वाला जो एडिशन हुआ था 19 नंबर का पिछले साल, वो हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में, और इस बार का हो रहा है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की कैपिटल होती है बिश्केक, करेंसी होती है सोम, प्रेसिडेंट है सादर जपारोव। आपको याद है किर्गिस्तान के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, खंजर नाम से एक्सरसाइज करते हैं। आपको याद होगा, मैंने कई बार पूछा है किस देश ने स्नो लेपर्ड हिम तेंदुए को अपना नेशनल सिंबल बनाया था, तो वो यही है किर्गिस्तान। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये कहां पे स्थापित करेगा, तो आंसर करना दिल्ली में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को। तो अवार्ड का नाम है सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार, बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड। कौन देता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अभी किसे मिला? डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को मिला है। आंख के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए दिया गया। इसमें इन्होंने केराटोकॉनस रोगियों की दृष्टि में सुधार करने पर रिसर्च किया, और उसी के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। अच्छा, आंख की बात है, आई, ह्यूमन आई, तो ये आपके साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ मेन बातें मैं आपको बताऊं। ये आपकी ह्यूमन आई हो गई, हमारी आंख हो गई, ये हमारा आंखों का लेंस हो गया। कौन सा लेंस होता है हमारी आंखों में? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको, उत्तल लेंस। और ये जो ऊपर होता है इसे कॉर्निया कहते हैं। जो आपको उभरा हुआ दिखता है ना, वो कॉर्निया है। और जब भी आप सुनते होंगे कि आई का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो यही पार्ट है जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये ध्यान में रखना। ये आपके आंख का पीछे का हिस्सा होता है, जिसे आप रेटिना बोलते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे इमेज बनती है। और कैसे इमेज बनती है? तो उल्टी इमेज बनती है। और आई के सेंटर में, मतलब रेटिना के सेंटर में आपको येलो स्पॉट मिलेगा। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, यहाँ पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। और एक ब्लाइंड स्पॉट भी आपको देखने को मिलेगा। देखने को क्या मिलेगा? ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट होता है हमारी आंख पे जहां पे इमेज नहीं बनती है, और वो ये वाला हिस्सा होता है, वो पॉइंट यहाँ पे होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे सारी नर्व्स ब्रेन में जाती है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, रेटिना में कोन शेप्ड सेल्स होते हैं और रोड शेप्ड सेल्स होते हैं, और यही इमेज को दिखाने का काम करते हैं। जो रोड की शेप्ड में होते हैं वो तो इमेज दिखाते हैं कि इमेज साफ दिखेगी या ब्लर दिखेगी, उनका काम ये होता है। और जो कोन शेप्ड सेल्स होते हैं का काम करते हैं, इमेज का कलर कैसा है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे ना तो कोई भी तरह का सेल नहीं होता है, ना कोन शेप्ड होता है, ना रोड शेप्ड होता है, तो वहां पे कोई इमेज नहीं दिखती है। और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं बच्चों को करवाता था जब मैं स्कूल या कोचिंग में पढ़ाता था। आपने भी किया होगा शायद, वो एक डॉट और क्रॉस वाला किया है क्या आप लोगों ने, जिसमें हम उनको ब्लाइंड स्पॉट दिखवाते थे लाइव कि देखो ये यहाँ पर है आपका ब्लाइंड स्पॉट। वहां आपको चीज दिखती नहीं है, वास्तव में लाइव करके दिखाते थे। आप में से बताना किस किसने वो एक्सपेरिमेंट किया है। और मुख्य रूप से 2 रोग हम पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, पास का तो दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। तो इसमें जो चश्मा चढ़ाया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल कॉनकेव लेंस। और वही दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, तो दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता है, तो इसमें लगता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात्रि में दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल की बात चल रही है तो एक डॉक्टर साहब का नाम मुझे याद आता है, डॉक्टर रवि कन्नन। याद आया, इनको एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला था अभी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो उनका नाम भी याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अश्नीर ग्रोवर ने किस नाम से एक मेडिकल लोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा जीरो पे। तो भारत पे के सह संस्थापक रहे अश्नीर ग्रोवर, इन्होंने एक मेडिकल लोन एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका नाम जीरो पे रखा है। मतलब यहां से हेल्थ केयर के लिए आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो। और इसे थर्ड यूनिकॉर्न नाम की एक कंपनी ने बनाया है। ये थर्ड यूनिकॉर्न कंपनी भी अश्नीर ग्रोवर की ही है, जिसे 2023 में शुरू किया था इन्होंने। तो इस एप्लीकेशन की बात करें, यहाँ से आप कोई मेडिकल संबंधी अगर प्रॉब्लम आ जाती है हमारे साथ, हमें इंस्टेंट पैसों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से आप लोन ले सकते हो। मैक्सिमम कितना, 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है मुथूट फिनवेस्ट, उसके साथ समझौता भी किया है, टाइप किया है। और हाँ, इसमें कुछ लिस्टेड हॉस्पिटल्स है, अगर वहां पे आप इलाज चलवाते हैं तो ही आपको लोन मिलेगा, ये इनकी शर्तें हैं। अश्नीर ग्रोवर सीरीज आई थी इन लोगों की, शार्क 10, अभी भी आती है लेकिन अब उसमें ये है नहीं, जिसमें ये काफी फेमस हुए थे यूट्यूब में। शॉर्ट्स काफी है इनके, दोगलापन करते रहते हैं। और कुछ समय पहले इन्होंने ड्रीम 11 माई 11 सर्कल को टक्कर देने के लिए क्रिक पे नाम से भी एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब तो कर दो दादा, अब तो सेशन एंड हो गया। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन भी करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया गया, 12 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 10। फिर पूछा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे गोपी थोताकुरा। फिर पूछा अभी अप्रैल में ही किस भारतीय को 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लोकेश मुनि। फिर पूछा पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण किसने किया, तो आंसर होगा अमेरिका। फिर पूछा विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, गुजरात। फिर पूछा WOW अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ममता जी सागर को। फिर पूछा अभी किस भारतीय को तीसरी बार अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का सदस्य बनाया गया, जगजीत पवाड़िया। फिर पूछा भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी है, लिंडी कैमरून। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय कौन सा बना, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये विश्व में 20वें स्थान पर रहा। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई, तो आंसर होगा हैदराबाद में। आपसे मैंने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।